Can you hear me, everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग कल की क्लास में स्ट्रक्चरल आइसोमर एनालाइज कर रहे थे, तो हमने उसकी 4 टाइप्स पढ़ी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टीरियो आइसोमर में कन्फॉर्मेशनल आइसोमर पढ़ेंगे। तो कन्फॉर्मेशनल से पहले टॉपिक डालिए कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर में क्या क्या कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। टॉपिक डालिएगा रिप्रेजेंटेशन या 1 मिनट, सही वर्ड होगा, लिखिए स्ट्रक्चरल three-dimensional molecule on paper. Structural representation of 3D molecule on paper. लिख लिया सारे लोग टॉपिक? हेलो एवरीवन। Yes, sir. इसको 3 डायमेंशन को हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम पेपर में कैसे उसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो अब देखिए कब इसकी जरूरत पड़ती है, तो लिखिएगा रिप्रेजेंटेशन is significant mainly when hybridization of carbon is sp3। चूंकि sp3 3 डायमेंशनल होता है। समझ गए मेरी बातें? हेलो एवरीवन। कब रिप्रेजेंटेशन सिग्निफिकेंट होगा? जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3 यस, sp3 है। चलिए अब उसमें सबसे पहला ये स्लाइड हो गया, लिख लिया सारे लोग? यस सर। ठीक। उसमें सबसे पहला होता है, उसको ऑर्गेनिक में कहते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन। वेज डैश फार्मूला में हम मॉलिक्यूल को कैसे चेक करते हैं। वेज डैश फार्मूला को ये भी कहते हैं पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? वेज डैश फार्मूला या वेज डैश प्रोजेक्शन का क्या मतलब हुआ? पहले मैं डायरेक्ट समझाता हूँ, फिर उसको लिख दूंगा। देखिए उसमें क्या होता है, इसमें आपको बता दिया गया 3 डायमेंशनल है। कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड sp3, तो एक सॉलिड लाइन लेते हैं, दो एक के वेज की तरह बनाते हैं और एक डैश। ये है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑन पेपर। अब इस सब लाइन का क्या क्या मतलब होता है वो मैं आप सिखाने जा रहा हूँ। देखो कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बन रहा है, 2 सॉलिड लाइन, एक वेज और एक डैश। 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को पेपर में या बोर्ड पर रिप्रेजेंट करने का तरीके में एक तरीका है वेज डैश प्रोजेक्शन। अब इसमें जो है ग्रुप ऑन सॉलिड लाइन, solid line lie on the plane।
ऑन द प्लेन का जो आप वाइट यानी ये जो स्क्रीन देख रहे हैं ये एक प्लेन हो गया, इस प्लेन पर है, दो दो ग्रुप जो है इस प्लेन पर है आपके पास। तो सॉलिड लाइन का मतलब हुआ ये लाइन, ये जो लाइन है वो प्लेन पे है, ठीक है? अरे बोलिए ना। एंड ग्रुप ऑन या ग्रुप एट वेज पोजीशन का मतलब हुआ लाई एबव द प्लेन। एबव द प्लेन का मतलब हुआ कि अगर कोई टीचर खड़े होके पढ़ा रहा है, ये बोर्ड है तो आपकी तरफ एबव, तो बताओ डैश वाला किस पर रिप्रेजेंट होगा? ग्रुप एट डैश पोजीशन लाई बिलो द प्लेन। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो, ये 3 लाइन याद रखना है। जैसे Yes, अगर sir. आप, हाँ, जैसे अगर आपके पास मीथेन है तो कार्बन है H H H, ये H। इसमें तुमसे पूछे कितने मैक्सिमम एटम हैं जो सेम प्लेन पर लाई करते हैं, बताओ। मैक्सिमम एटम बताओ कितने एटम है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम विच लाई इन द प्लेन, जल्दी बताओ। हाँ, 2. 2. मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम लाई इन वन प्लेन, जल्दी बताओ। वन प्लेन में कितने एटम हैं? 2 नहीं 3, कार्बन को भी तो लेंगे, ये कार्बन, एक ये और एक ये, 3। डिड यू अंडरस्टैंड? 2 Yes, आउट ऑफ प्लेन है, हाँ, तो 1 2 3, ये बोर्ड है तो बोर्ड का प्लेन है ना, 1 2 3। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ yes, तो sir. Yes, sir. हाँ 3D व्यू समझाना मुश्किल है, इसलिए केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, और खासकर जो कन्फॉर्मर आइसोमर पढ़ेंगे उसके लिए जरूरी है कि आपको इस तरह आना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़ें। Yes, sir. इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझना चाहें तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, हाउ मेनी एटम्स कैन लाई ऑन वन प्लेन? सारे लोग बताइए C2H4 में कितने एटम लाई करेंगे? तो पहले इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम है, डबल बॉन्ड है, तो ये तो sp3 नहीं है ना, ये तो sp2 है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। sp2 है Yes, ना, sir. ये तो 3D है ही नहीं, तो उसमें तमाम एटम सेम प्लेन में लाई करेगा, छइयों का छइयों एटम। डिड यू अंडरस्टैंड? क्योंकि 3D कंसेप्ट कब आता है? रिप्रेजेंटेशन इज सिग्निफिकेंट जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। sp2 को सेम प्लेन कहा जाता है। हेलो एवरीवन, समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. आगे. Yes, sir. वन प्लेन, यस। अच्छा, C2H2 में बताओ हाउ मेनी एटम्स लाई इन वन प्लेन? बताओ, हाउ मेनी एटम्स लाई इन ऑन वन प्लेन? हेलो एवरीवन, कितने एटम्स लाई करेंगे वन प्लेन में? कैन यू हेयर मी? हाउ मेनी एटम्स लाई इन वन प्लेन? अरे आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, आवाज कट के आ रही है क्या मेरी? हेलो, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. तो अरे बताओ ना, इसमें कितने एटम्स लाई हैं वन प्लेन में? So 4. 4। इतना देर में बता रहे हैं 4, क्यों? sp हाइब्रिडाइज्ड है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलो C2H6 में बताओ हाउ मेनी एटम्स लाई इन वन प्लेन?
अब बताओ हर sp3 हाइब्रिड, ये कौन सा हाइब्रिडाइज है, जल्दी बताओ सारे लोग। sp3 sp3 ठीक, अभी तुम पढ़े sp3 में अगर कार्बन एक sp3 है तो उसमें कितने एटम सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, जल्दी बताओ। 3 तो 1 2 3 4 5, 3 इसमें 3 इसमें, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। बाकी 2 सब आउट ऑफ प्लेन होंगे। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अल्डिहाइड में बताओ कितने एटम्स लाई इन सम प्लेन, जल्दी बताओ। इसमें कितने एटम लाई करेंगे सेम प्लेन में, जल्दी बताओ। 3। हाँ बताओ इसमें कितने एटम लाई करेंगे सेम प्लेन में। कोई बोल ही नहीं रहे हो। Sir, 5. 5, वेरी गुड। सबको समझ में आया 5 एटम्स। अरे सबको समझ में आया 5 एटम्स। Yes, sir. yes sir तो ये वेज डैश हो गया। चलिए दूसरा आप हम लोग पढ़ेंगे वेज डैश के बाद। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। सौ हॉर्स प्रोजेक्शन। देखिए इन दिस प्रोजेक्शन represent the group with the help of y, एक सीधा y एंड एक उल्टा y। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं बता रहा हूं। उसमें क्या करते हैं, 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, गौर से सुने। 2 लाइन है, ये कार्बन एटम, एक एटम ये, एक एटम ये। एक सीधा वाई, जो ग्रुप होगा उस पर लगाएंगे, वो तो आप आगे पढ़ेंगे ही। ये और ये एक ही बातें हुई। बतवा बराबर है, 2 सीधा वाई या 2 उल्टा वाई, बताओ सबको समझ में आया रिप्रेजेंटेशन। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो। Yes, sir. yes sir अच्छा इसको वेज डैश पर बनाना चाहो तो बना सकते हो, कैसे देखो मैं बताता हूँ। पहले ये बना लो फिर मैं बताता हूँ, जल्दी करो। लिख लिया, जल्दी बताइए। हेलो। yes sir हाँ इसको और अच्छे से समझो। देखो मान लो कि
हमने मान लिया कोई एटम है DEF, इसी को कहते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन। इसको अगर आप वेज डैश में कन्वर्ट करना चाहें कोई बात नहीं है। ये कार्बन है आपके पास, ये C है, ये B है, above the plane, below the plane. Do you understand? Yes, sir. हाँ, उसी तरह एक आपके पास इसका above the plane, इसका below the plane D है और यहाँ F है। तो बताओ, इसको देख कर बताओ कितने एटम लाई कर रहे हैं सेम प्लेन में, बताओ। अरे बताओ ना कितने एटम लाई कर रहे हैं। 1 2 3 4, 4 एटम लाई कर रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes. इसका मतलब वो यहाँ गलती हो गई है इथेन में। इथेन में भी यही होगा, 1 2 3 4, बाकी ये वही होगा ना, एक वेज पर एक डैश पर। सुना सारे लोग? हेलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस H, इसमें 4 लिख लीजिए, सॉरी फॉर दैट। 1 2 3 4। इसलिए यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये सब sp2 हाइब्रिडाइज है, इसमें से 2 3 2 5। ये भी आप सबको समझ में आ गया? देखिए इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। 1 2 3 4 5 सबको समझ में? एल्डिहाइड वाला भी सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आया? Yes, अरे sir. यार कोई बोल ही नहीं रहे हो। इसको क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, सेम प्लेन में है। बोलिए, अब समझ में आया 5 एटम वाला कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो पहले बताइए, ये लिख लिया था सॉहर्स प्रोजेक्शन। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? जल्दी बताएं, ये सॉहर्स प्रोजेक्शन आ रहा है सबको? Yes, sir. अब आइए, तो या तो 2 सीधा y लिखना है या 2 उल्टा y लिखना है, बतवा बराबर है। समझा? ये दोनों फॉर्म एक ही हुआ जो मैंने आपको यहाँ बनाया, ये एक ही फॉर्म हुआ। अच्छा, दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है? एक सीधा y, एक उल्टा y और एक सीधा y, तो एक रिप्रेजेंटेशन ये हो सकता है। तो चलिए, इसको भी अगर हम वेज डैश पर बनाए तो बात वही होगी, D और E और F। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन में एक लाइन लेते हैं, 2 सीधा y और एक उल्टा y की तरह लिखते हैं। समझा? ये सॉहर्स प्रोजेक्शन हो गया। आगे बढ़ें। Yes, sir. तीसरा फॉर्म है, ये आपको पढ़ना है, उसको कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन।
न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये है, इसका क्या मतलब हुआ गौर से सुनिए। इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं, दो कार्बन को लेते हैं, एक फ्रंट कार्बन होता है, इसको हम डॉट से दिखाते हैं, और इसके ऊपर 3 ग्रुप होता है जो हम इस तरह लगाते हैं, और एक होता है डिस्टेंट कार्बन, दूर वाला कार्बन, उसको हम सर्कल से ड्रॉ करते हैं। जिस तरह ये कार्बन को है, उसमें जो ग्रुप होता है उसको हम 3 ग्रुप से लगाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको इथेन को लिखना है न्यूमैन प्रोजेक्शन में, तो कैसे लिखेंगे? तो बताइए, हाउ मेनी कार्बन है, जल्दी बताएं, इथेन में कितने कार्बन है, जल्दी बताएं। 2. 2। एक को फ्रंट ले लीजिए, एक को बैक कार्बन, डिस्टेंट कार्बन को आप बैक कार्बन भी समझिए। और मैं आपको अभी एक इसको समझ लीजिए, फिर एक और तरीके से समझाऊंगा मैं। बैक कार्बन ले लीजिए, इथेन को लेना है तो कैसे बनाना होगा, पूरा देखिए कैसे बनाना होगा। बस दिस इज द कार्बन, देखिए कार्बन है 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। दूसरा कार्बन ये बैक हो गया, अब इस पर 3 हाइड्रोजन, तो आप लगा दीजिए, चाहे नजदीक लगाइए, आप इसको ऐसे या और करके आप दूर भी लगा सकते हैं। डिस्टेंट कार्बन पे फ्रंट कार्बन तो ये फिक्स रहेगा, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, एच। समझ में आया? इसी को न्यूमैन प्रोजेक्शंस कहते हैं। कौन सा प्रोजेक्शन कहते हैं, जल्दी Newman's बताइए। projection. न्यूमैन प्रोजेक्शन। अच्छा, आप खुद सोचिए, आप अपनी आंखों को इसके सामने लाइए, तो ये फ्रंट कार्बन होगा, तो ये बैक कार्बन दिखेगा कि नहीं, जल्दी बताइए, हाँ या ना। अरे बोलो ना सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वही चीज है ये। इसको समझो, न्यूमैन प्रोजेक्शन को समझो कि साइड व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल, आप किसी साइड से मॉलिक्यूल को कैसे देखते हैं। ये आंखें हैं, तो ये फ्रंट हो गया, तो ये बैक कार्बन हो गया। इधर से देखते हैं तो ये फ्रंट हो गया, तो ये बैक हो गया। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? हेलो एवरीवन। No, sir. यस, तो यही चीजें हैं, तो यही चीजें हैं। खुद सोचिए, अगर हम इससे आंख से देखें तो एक बात बताइए, तो ये फ्रंट कार्बन दिखेगा, तो देखो फ्रंट कार्बन है, तो इसको क्या क्या दिखेगा, जल्दी बताओ, क्या क्या दिखेगा इसको, जल्दी बताओ क्या क्या दिखेगा। EDF उसी तरह दिखेगा ना, जिस तरह मैंने आपको बनाया, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो वही है, तो दूसरा वाला बैक कार्बन दिखेगा, तो वही है, तो इसी को कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। ऐसे एक और एग्जांपल देखिए, मैं समझाता हूँ, जल्दी लिखिए। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. जैसे आप एक मिसाल लीजिए, ये आपके पास 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है। आप एक मिसाल लीजिए,
आपके पास डी है, आपके पास एफ है, आपके पास ई है। यहाँ आपके पास एक उल्टा वाई और एक सीधा वाई है। ये सी है, ये बी है और ये आपके पास ए है। अगर हमने इधर से आंख से देखा तो बताइए कौन सा कार्बन फ्रंट दिखेगा? ये कार्बन फ्रंट दिखेगा आपको? जल्दी बताइए, यहाँ या ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सारे लोग देखिए, ये बैक दिखेगा तो इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये फ्रंट कार्बन हुआ सेंटर, ये आपने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए अब इसको क्या दिखेगा? ऊपर डी दिखेगा आपको? इस आंख वाले को ऊपर से डी दिखेगा कि नहीं? अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एवरीवन, सामने से ई देखेगा तो ई किधर लिखोगे? राइट की लेफ्ट? इसमें ई को किधर लिखोगे? जल्दी बताओ। Sir, left. ई को किधर देखोगे? जल्दी बोलो सारे लोग। Left, sir. लेफ्ट। ई को लेफ्ट में, यानी राइट को राइट में, लेफ्ट को लेफ्ट में। अरे बोलो ना। उसी Yes, तरह sir. आग को सी किधर दिखेगा? नीचे। समझा? और वही है बी आपको है, तो आपको ए सही लिखा कि गलत लिखा बताओ। सही sir. Sir, सही है सर। तो ये आपको दिखेगा, तो वही है कि दूसरे को कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो सोहर्स प्रोजेक्शन को आप न्यूमैन प्रोजेक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट प्रोजेक्शन है, लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस सर। Yes. चौथा है लास्ट, फिशर प्रोजेक्शन। ये सब sp3 हाइब्रिडाइज में आता है, फिशर प्रोजेक्शन। इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, इसमें हम एक कार्बन, ये सिंपल लिखिए, इट इज 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल। कोई 3 डायमेंशनल को 2D में कन्वर्ट करना, सिंपल। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें क्या होता है लिखना शुरू करिए। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड are used in this projection. Groups on horizontal line lie above the plane and groups on vertical line lie below the plane. वही है, आपके पास ये है, ए है, बी है, एक्स है, वाई है, इस तरह आपका रिप्रेजेंटेशन है। Did you understand? इसको फिशर प्रोजेक्शंस कहते हैं। अगर इसको आप एबव बिलो की तरह बनाना चाहें तो इस तरह बना सकते हैं कि ये है हॉरिजॉन्टल लाइन एबव and vertical line below. Did you understand everyone? ये आपका
कार्बन एटम हो गया ABXY। चलिए अब आइए सर ये क्यों पढ़ाया गया ये अब हमें बताइए। तो ये चार चीजें सबको समझ में आ गई, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये था कि 3 डायमेंशनल को हम केमिस्ट्री में पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको सिखाया गया। अब आइए इससे रिलेटेड हमें कौन सा आइसोमर पढ़ना है, टॉपिक डालिए, एक लाइन छोड़। नेक्स्ट ये स्लाइड लिख लिया सारे लोग हाँ या ना। Yes, sir. टॉपिक डालिए कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशंस, या इसका कन्फर्मर बताया था ना, कन्फर्मेशनल आइसोमर कन्फर्मर, इसी का तीसरा नाम है रूटेमर्स। कन्फर्मेशंस, कन्फर्मर, रूटेमर्स। चलिए सारे लोग गौर से सुनिए। आपको मैंने केमिकल बॉन्ड में पढ़ाया था फ्री रोटेशन के सिग्मा बॉन्ड का रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन सी सिंगल बॉन्ड सी पर होता है, लेकिन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। याद है सबको? Yes, sir. हाँ, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ये याद नहीं है तो आपको याद रखना है, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर रोटेट नहीं पड़ता, अगर रोटेट करेगा तो पाई बॉन्ड विल ब्रेक। आपको जो आइसोमर में पार्ट पढ़ना है ना, यही दोनों पढ़ना है। आज पढ़ना है कन्फर्मर, कल पढ़ना है ज्योमेट्रिकल। तो खुद सोचिए, रोटेशन की वजह से जो आइसोमर पॉसिबल होता है उसी को हम कन्फर्मर कहते हैं। ये पढ़िएगा, रोटेशन ना होने की वजह से जो आइसोमर होता है उसको हम ज्योमेट्रिकल कहते हैं। यही दोनों पढ़ना है। खुद सोचिए, रोटेशन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब जो रिप्रेजेंटेशन बताया गया यही न्यूमैन प्रोजेक्शन, रोटेशंस, सॉहर्स प्रोजेक्शन, अगर रोटेट करेंगे। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन, 2 सीधा वाई 2 उल्टा वाई, एक सीधा एक उल्टा, ये सब क्या बता रहा है? रिप्रेजेंटेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो सिंपल कंफर्मेशन की आइसोमर पहले अच्छे आराम से समझिए कि वो आइसोमर, वो स्पेशल अरेंजमेंट which is possible due to rotation around single bond C, उसको कन्फर्मेशंस कहते हैं, रूटेमर्स कहते हैं, या कन्फर्मर आइसोमर कहते हैं। The special arrangement of atom which can be converted into one another by rotation around C single bond C। रोटेशन से बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट बनते हैं, उसी स्पेशल अरेंजमेंट को तो आइसोमर्स कहते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, कोई एक भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो वो आइसोमर कहलाता है। तो एक आपने पढ़ा स्ट्रक्चरल आइसोमर, जहां स्ट्रक्चर की बातें हों, यहाँ सब कुछ सेम रहेगा, स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग रहेगा। तो ध्यान दीजिए। तो आप पहले एक ब्रैकेट में साइड में लिख लीजिए, फ्री रोटेशन सी सिंगल बॉन्ड सी में होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो होता है वो डबल बॉन्ड में होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes. Yes, sir. अब आइए लिखिए, द स्पेशल अरेंजमेंट of atoms which can be converted into one another। obviously special arrangement कैसे होगा? which one another by rotation around a single bond।
आर कॉल्ड कन्फॉर्मर या रूटेमर्स या कन्फर्मेशंस। सबको समझ में आया कि रोटेशन से जो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट पॉसिबल होता है उसको हम लिख लिया। Yes. गुड। अब आइए कि जब रोटेशन से पॉसिबल होता है तो सर कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, तो गौर से सुनिए। गौर से सुनिएगा। ड्यू टू रोटेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट बनते हैं, बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे को तो पढ़ना नहीं है, तो टू एक्सट्रीम फॉर्म को एनालाइज किया गया। तो नीचे लिखिएगा ड्यू टू रोटेशन, लिखिए सारे लोग, ड्यू टू रोटेशन infinite form are obtained, but only two extreme forms are analyzed। उसमें एक का नाम है इक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब देखिए इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है, सारे लोग ध्यान दें। पहला पॉइंट लिखिए, इन दिस फॉर्म groups attached to two carbon are as close together, बहुत ही नजदीक होते हैं, as possible। अच्छा बताओ, जब नजदीक होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा कि कम होगा, जल्दी बताएं। ज्यादा होगा। वही है, रिपल्सिव इंटरेक्शन increases due to which stability decreases। तो देखो प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो आपको सारे में स्टेबिलिटी डिक्रीजेस लिखें। इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है, जो भी ग्रुप अटैच होता है दो कार्बन एटम से, वो बहुत ही नजदीक होते हैं, नियरर टू द ईच अदर। क्लियर है? लिख लिया सारे लोग? Yes, sir.
Has everyone noted down this slide? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा फॉर्म होता है स्टैगर्ड फॉर्म। देखिएगा, इन दिस फॉर्म, बस उसका उल्टा कर दीजिए, ग्रुप्स attached to carbon are as far apart का मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पर, far apart as possible। जब दूर हो जाएगा तो due to which repulsive interaction decreases। increases। देख लिया? तो ये दो एक्सट्रीम फॉर्म हुआ। अब इस दो एक्सट्रीम फॉर्म के बीच में जितने अदर फॉर्म बनेंगे उन सबको मिला के कह दिया जाएगा एसक्यू फॉर्म। लिख लिया सारे लोग ये? हेलो एवरीवन, लिख लिया? Yes, sir. Done, sir. डन। अब देखिए तीसरा फॉर्म है एसक्यू फॉर्म। एसक्यू फॉर्म है कि दो एक्सट्रीम फॉर्म के बीच में जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे इन दोनों के अलावा, तो नीचे लिख लीजिए एनी अदर इंटरमीडिएट कन्फर्मर। एनी अदर इंटरमीडिएट, अदर का मतलब किसके अलावा, जल्दी बताओ। एनी अदर इंटरमीडिएट कन्फर्मर या कन्फर्मेशन। any other intermediate इसलिए याद रखो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जल्दी बताओ तीनों में? स्टैगर्ड, एसक्यू और सबसे कम कौन होगा, एक्लिप्स। ये अपने आप में क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर। तो स्टैगर्ड, एसक्यू एंड एक्लिप्स। लिख लिए सारे लोग, जल्दी बताओ एवरीवन? Yes, sir. हाँ, लिख लिया? चलिए अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे कैसे कन्फर्मर बनता है। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. एग्जाम्पल फर्स्ट, वो पहला एग्जाम्पल जो कन्फर्मर है इथेन। तो आपके ऊपर है, आप एक को फ्रंट कार्बन मान लें, एक को बैक कार्बन मान लें। न्यूमैन प्रोजेक्शन या सॉहर्स प्रोजेक्शन, दोनों में से किसी एक पर आपके ऊपर है, किसी एक में। तो मैंने कहा एक फ्रंट कार्बन, जो ग्रुप लगे हुए हैं H, H और H। दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन।
यहाँ पर जो एंगल है देखो, दोनों सेम प्लेन में नहीं, ये कार्बन दोनों अलग अलग प्लेन में है, तो थीटा 0 डिग्री है यहाँ। अगर इसको हम रोटेट करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री, तो इसलिए कहा गया ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हमें आपको एक्सट्रीम फॉर्म वाला लेना है। तो देखिए फ्रंट कार्बन तो फिक्स रहेगा, बाकी दूर वाला कार्बन रोटेट होगा। हमने दूर पे बना लिया। यहाँ पर थीटा कितना एंगल होगा दो प्लेन के बीच में, 60 डिग्री। इसी को कहेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। बताओ, दो में रिपल्शन कम है, इसको कौन सा फॉर्म कहेंगे? इक्लिप्स्ड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर 0 और 60 के बीच में जितनी भी इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो सब एसक्यू फॉर्म कहलाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. अरे बोलो। ये पूछे ये क्या है, तो कार्बन, ये सर्कल क्या है? कार्बन, दोनों कार्बन है इसलिए इथेन नाम पड़ा। बताओ सबको समझ में नहीं आया क्या? जल्दी बोलो ना। अरे आया ये समझ में सबको? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. डाइहेड्रल एंगल, देखो डाइहेड्रल, ये थीटा को डाइहेड्रल एंगल कहते हैं। तो कोई क्या क्या होता है ये? तो इट इज डिफाइन एज, मैं डिफिनेशन भी लिख देता हूँ कि आपको समझ में आए। इट इज डिफाइन एज angle between two specific groups, between two specific groups in Newman projection। टू स्पेसिफिक, तो एक स्पेसिफिक दूर वाले कार्बन का, एक ये जो एंगल है ना, यही डाइहेड्रल एंगल है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, हेलो sir. एवरीवन। अरे हिमांशु जी, पेपर कैसा गया आपका? हिमांशु जी हाँ जी सर। अच्छा गया? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, चलिए ओके, थैंक यू। आज शाम में 8:30 बजे क्लास है एस ब्लॉक में, बताऊंगा। नोट्स आप दूसरे मोबाइल में या किसी के सामने रखेंगे, मैं एक एक टर्म्स को समझाऊंगा। सुना सारे लोग? नोट्स को सामने रखेंगे। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. हाँ, वो मैं सब कुछ लिखा रहेगा, जहाँ पर कोई चीज नहीं चलेगी वो मैं खुद डिक्टेट करा दूंगा। जिस तरह मैं अभी पढ़ाता हूँ, जो मैं आपको कहता हूँ लिखिए, तो लिखने का टाइम आपका बच जाएगा, बाकी एक एक चीज समझाई जाएगी। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. अब एग्जाम्पल 2 प्रोपेन पर आइए। आपके ऊपर है, किसी एक कार्बन को फ्रंट लीजिए तो एक को बैक लीजिए, इसको फ्रंट तो इसको बैक, और दो एडजेसेंट ही को लेना। ये नहीं कि एक ये लेना एक लास्ट वाला, नहीं, दो एडजेसेंट में से ही चुनना है आपको। तो आपके पास ये मान लीजिए फ्रंट कार्बन है, इस पर 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3। अब इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, 2 2 और एक CH3। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, समझ में आया? अरे कोई बोल ही नहीं था यार। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आपके पास H है, बाकी ग्रुप दूर जाएगा, दूर जाएगा तो H CH3, ये प्रोपेन है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये प्रोपेन है। अब आइए ब्यूटेन में। मरियम सिद्दीका को समझ में आ रहा है? हेलो।
बताइए ना, लिख लिया? Yes, sir. अब आइए ब्यूटेन। देखिए ब्यूटेन का आपको मालूम है CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसमें तो बहुत सारे बन सकते हैं। आप 1 2, मैं एकदम सिमेट्रिकल ले रहा हूँ, 1 2 3 4। हम रोटेशन 2 3 के एकदम सिमेट्रिकल है, आधा आधा पार्ट में बराबर हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो आप 2 3 के लॉन्ग भी ले सकते हैं, 1 2 के लॉन्ग। मैं 2 3 के लॉन्ग ले रहा हूँ, सारे लोग ध्यान समझे। ये आपके पास कार्बन है, इसमें एक मिथाइल है और 2 हाइड्रोजन है। उसी तरह दूसरे कार्बन के पास एक मिथाइल है और 2 हाइड्रोजन है। बताओ यहाँ थीटा कितनी एंगल होगी? 0 डिग्री होगी, 2 मिथाइल की ग्रुप के बीच में। अरे बोलो। Yes, sir. अब देखो, अब तुम कहोगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्यों नहीं? यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिखाया 2 स्पेसिफिक ग्रुप, और स्पेसिफिक ग्रुप में यहाँ पर अब मिथाइल, जहाँ यहाँ पर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की बात हुई, अब यहाँ पर मिथाइल है, मिथाइल की बात होगी। फिर रोटेट कराए, सारे लोग सुनना। इसमें खुद स्टैगर्ड इक्लिप्स में बहुत सारे फॉर्म है, सुनो अच्छे से। अब मिथाइल 60 डिग्री पर आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अब फिर रोटेट कराओ। फिर रोटेट कराओगे तो मिथाइल 120 डिग्री पर आएगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। अब यहाँ H आएगा, यहाँ मिथाइल मिथाइल की बीच के एंगल 120 हो जाएगी, जल्दी बोलो। Yes, sir. फिर रोटेट कराओ सर। बाकी में तो बाकी में उतने फॉर्म नहीं बन, इक्लिप्स इनफाइनाइट है, यहाँ इक्लिप्स एक स्टैगर्ड में ही बहुत सारे फॉर्म है। तो CH3H, अब मिथाइल मिथाइल के बीच के एंगल 180 हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा अब सुनो, अगर तुम कहोगे सर अभी और रोटेट कराए, तो जब ये तुम रोटेट कराओगे तो ये मिथाइल यहाँ आएगा। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, बोलो ना। Yes, sir. तो अब ये जब मिथाइल यहाँ आएगा तो कौन वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, जल्दी बताओ। ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, जल्दी बताएं। Yes, sir. 180 डिग्री, तो 180 डिग्री फिर 240 पर जो करोगे, 240 वाला जो बनेगा वो इसके बराबर होगा, 120 के बराबर। फिर 300 वाला करोगे तो 60 के बराबर आएगा। फिर 360 वाला जो करोगे तो एग्जैक्टली यही वाला आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या Yes, ना। sir. अरे Yes, sir. यार, तो इसलिए Yes, चार sir. ही, हाँ बाकी सब एक दूसरे के बराबर है, इसलिए हमने ड्रॉ नहीं किया। अब सुनो अच्छे से, इसमें अब ध्यान दो, ये कौन सा फॉर्म है? स्टैगर्ड की एक्लिप्स, जल्दी बताओ। एक्लिप्स्ड है कि स्टैगर्ड, जल्दी बताओ। Eclipsed. एक्लिप्स, इसको कहेंगे, अब इसका नाम कहेंगे फुल्ली एक्लिप्स्ड। ये भी एक्लिप्स्ड है, इसको कहेंगे पार्शियली। क्यों? यहाँ 2 बल्केल ग्रुप ज्यादा है, यहाँ पर भी ये है, लेकिन यहाँ पर एक H है और दूसरा यहाँ पर 2 जो है, 2 ग्रुप एक ही बड़ा ग्रुप, इसको कहेंगे पार्शियली एक्लिप्स। मैंने कहा ना एक्लिप्स में ही बहुत सारे फॉर्म यहाँ बन रहे हैं। उसी तरह इसको कहेंगे स्टैगर्ड, पार्शियली स्टैगर्ड। तो इसको कौन सा फॉर्म कहेंगे जानते हैं? फुल्ली स्टैगर्ड। कौन सा फॉर्म, जल्दी बताओ। Fully staggered. क्योंकि इसमें मिथाइल ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, और इसी फुल्ली स्टैगर्ड को दूसरे नाम में कहते हैं एंटी फॉर्म। और यहाँ पर 60 डिग्री पर 2 स्पेसिफिक ग्रुप आ जाएगा, 2 बल्केल ग्रुप, तो इसको कहेंगे गॉच फॉर्म। अब बताओ इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, जल्दी बताओ। अगर इसका नाम Fully ये फुल्ली स्टैगर्ड, वेरी गुड, B C D, तो D सबसे ज्यादा। D के बताओ, D के बाद कौन है? D के बाद स्टेबल बोलो ना यार। Partially staggered. हाँ, D के बाद B, B के बाद C, C के बाद A। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड Yes, sir. एवरीवन?
तो वही है, बनाए। लिख लिया? हेलो एवरीवन। अच्छा अभी तो टाइम है, लिखिए, आराम से लिखिए। चलिए लिख लिया? हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन लिख लिया? Yes, sir. इतनी बातें कन्फर्मर आइसोमर के बारे में याद रखनी है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या पढ़ना है आपको, ध्यान दीजिए। मैंने अभी कहा फ्री रोटेशन कहाँ होता है, सिंगल बॉन्ड में कि डबल बॉन्ड में, जल्दी बताइए। Single bond. सिंगल बॉन्ड में। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ होता है, जल्दी बताइए। Double. डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। तो वही है, देखिए खुद सोचिए, मैं ये डबल बॉन्ड बनाया, मैंने गौर से सुनिएगा। जैसे आप शादी ब्याह में देखिए, दो खंबा है, पैरेलल ओवरलैपिंग हो रहा है, तो पाई बॉन्ड बनता है कि नहीं, जल्दी बताओ, हाँ या ना। एक Yes, sir. एक दो तरह का बैलून एक साथ लगाया और यहाँ पर बी और बी लगाया, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये रोटेशन नहीं हो रहा है, तो देखो जब, इधर सुनो, जब रोटेशन नहीं हो रहा है तो अब देखो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, बैलून को, जो हम बाराती आ रहा है, दो खंबा लगा हुआ है, हम इसको ए, और ऐसे भी तो बैलून को लगा सकते हैं, कहते हैं ना यार ऐसे लगाओ तो खूबसूरत लग रहा है, एक साथ लगाओ, एक साइड में लगाओ, कभी अपोजिट साइड में लगाओ। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। ये दो रिप्रेजेंटेशन देखो, सुन रहे हो सारे लोग, दिख Yes, रहा sir. है? तो एक बात बताओ, खंबे को हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खंबे को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो रोटेशन होगा नहीं, लेकिन हम इसके पर लगे हुए एटम को तो चेंज कर सकते हैं ना। अरे खंबे को Yes, कुछ sir. नहीं कर रहे हैं, अरे बोलो ना, खंबे को कुछ Yes, नहीं sir. कर रहे हैं। तो वही Yes, है, sir. यहाँ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यही हुआ ज्योमेट्रिकल, इसको कहेंगे सिस फॉर्म, इसको कहेंगे ट्रांस, सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड तो सेंस, अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड ट्रांस। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से जो आइसोमर आया, रिप्रेजेंटेशन आया, उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। कोई भी क्या, व्हाट इज द कॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आप कहेंगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो। Yes, sir. द रोटेशन, the restricted rotation of atom or group around the double bond, around the double bond, समझा कि नहीं, gives rise to different geometry,
एक ज्योमेट्री है, एक ज्योमेट्री है, दोनों में फर्क है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, जो आप पढ़ेंगे अभी, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ये वाटर में सोल्यूबल, देखो एक ही फॉर्म, स्ट्रक्चर्स दोनों का सेम है, बस क्या है, एटम का रिप्रेजेंटेशन। इसी को तो कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर का कौन सा फॉर्म हुआ, ज्योमेट्रिकल। द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन around double bond gives rise to different geometry of the compound। कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं। हाँ, कोई कहेगा अगर इसको हम रोटेट कर दें तो बॉन्डे ब्रेक हो जाएगा, खंबा पलट जाएगा। अरे बोलिए ना हाँ या ना, गिर जाएगा खंबा, अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बता दो। Yes, sir. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ होता है, डबल बॉन्ड में। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ होता है वो भी मैं बता दूंगा। तो कोई भी क्या, व्हाट इज द कॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या बोलोगे सारे लोग, बोलो कौन सा रोटेशन। Restricted rotation. हाँ, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ होता है, सिंगल बॉन्ड में कि डबल बॉन्ड में। Double bond. हाँ, द लिखे हैं, द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप the restricted rotation of atom or group around doubly bonded carbon atom इसकी वजह से क्या होगा, नहीं रोटेट, तो वही लिखा हुआ, gives rise to different geometry is called geometrical isomer। लिख लिया तो बताइए। तो सबसे पहली बात, द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ एटम, अ ग्रुप अराउंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम गिव्स राइज टू डिफरेंट ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड। उसी को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब इसका जो ज्योमेट्री है उसका नीचे लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा। द आइसोमर in which two identical atoms or group lie on the same plane, same side of double bond। is called cis form या cis, CIS cis form, या cis form कहिए या cis isomer कहिए। Did you understand everyone? तो डिफरेंट ज्योमेट्री जो बनता है उसमें एक cis form, the isomer in which two identical atoms or group lie on the opposite side of double bond
called trans isomer. सुना सारे लोग, एवरीवन? लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ें। Yes, sir. अब आइए कि सर हम कैसे पहचानेंगे, ये तो डबल बॉन्ड में होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या है? पहला ये है कि कंपाउंड हैविंग, जल्दी जल्दी लिखिए, कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड। दूसरा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन having two different groups जिसमें होगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। सबको समझ में आया, हाँ या ना? अरे बोले। Yes, sir. Yes, sir. मेरी फोटो साफ नहीं आ रही है ना शायद? No, sir. सर बैकग्राउंड लग गया। अच्छा, बैकग्राउंड लग गया है ना? अच्छा, इसको खत्म करना पड़ेगा। चलिए, हाँ, अब आइए, अब इसमें एग्जाम्पल को मैं समझाता हूँ। पहले एग्जाम्पल को समझो अच्छे से। ये C डबल बॉन्ड C है, इस पर दो ग्रुप ए बी हैं, इस पर भी दो ग्रुप्स ए बी हैं। सुनना अच्छे से, एक ये है C डबल बॉन्ड C है, ए बी है और ए डी है। तुम्हें कहेगा बताओ जी, तो देखो तुम कैसे देखोगे, तुम डबल बॉन्डेड को देखो। इस C पर कौन से ग्रुप हैं, जल्दी बताओ। इस डबल बॉन्डेड पर कौन से ग्रुप हैं, जल्दी बोलो। ए एंड बी है, तो बताओ डिफरेंट है कि नहीं, जल्दी बताओ। डिफरेंट है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे बोलिए ना, डिफरेंट ग्रुप्स है ना? Yes, sir. ठीक है। उसी तरह इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर भी दो डिफरेंट ग्रुप्स है, तो कहो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अब इसको शो करेगा तो ऑब्वियसली ये फॉर्म कौन सा हुआ, सिस फॉर्म, समझा? और इसका तुम ट्रांसफॉर्म बना दो, अपोजिट साइड में दो ग्रुप्स को लिया। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। अब यहाँ देखो, इस कार्बन पर भी दो डिफरेंट ग्रुप्स है ए बी, इस कार्बन पर भी दो डिफरेंट है बी, तो ये भी आइसोमर होगा। डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए, ए और ए, नीचे बी और डी। तो मैं कंफ्यूजन ये दूर कर रहा हूं कि दो आइडेंटिकल एटम ही सेम साइड होना चाहिए, ये नहीं कि नीचे भी सेम साइड होना चाहिए, नहीं, दो ग्रुप भी सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड है, सिस फॉर्म कहलाएगा। सुना सारे लोग? अरे यार, यहाँ ऊपर से भी सेम साइड में ए, नीचे से भी है,
यहाँ ऊपर से नीचे से, ये कोई जरूरी नहीं है। 2 आइडेंटिकल एटम ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड हो गया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए सिर्फ कंडीशन ये है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? अब यह देखो, Yes, sir. अपोजिट साइड हो गया। अभी मैं बहुत एग्जांपल दूंगा, लेकिन अगर इस तरह का एग्जांपल रहेगा CS2, या समझो कि इसमें रहेगा A और A, और यहाँ रहेगा A और B, तो जैसे कार्बन पर 2 सिमिलर एटम आ गया तो खुद दिमाग लगाओ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। देखो, इसको तुम पलट भी दोगे तो बतवा बराबर है। देखो, इसका अपोजिट मान लिया, ऐसे कर दिया B और A, तो दोनों ज्योमेट्री एक ही लग रही है कि नहीं? जल्दी बताओ, देख कर बताओ। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए अगर एक कार्बन पर एक डबल बॉन्डेड पर 2 सिमिलर एटम आ जाए तो डायरेक्ट कह दो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मैं दोबारा समझा रहा हूं, ईच डबल बॉन्डेड पर 2 डिफरेंट ग्रुप, 2 डिफरेंट, बस ये चेक कर लेना है, 2 डिफरेंट ग्रुप, 2 डिफरेंट। ए बी तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर ए बी ही हो, अब कुछ भी, इसलिए मैंने ए डी भी लिख दिया। ए बी 2 डिफरेंट ग्रुप्स, 2 डिफरेंट ग्रुप्स। डिड यू अंडरस्टैंड? चलो इसको बनाओ। लिख लिया? अब देखिए, एक एग्जांपल लेके मैं छुट्टी करूंगी। जैसे आपके पास अब एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, ब्यूटूइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं, तो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखो सारे लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, कैसे चेक करना है ध्यान दो। बताओ, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर H और CH3 अलग अलग ग्रुप है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह इस डबल बॉन्डेड पर देखो H और CH3, कहो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। और जब शो करेगा तो अपने से ग्रुप को लगा दो H और CH3, H, ये सिस फॉर्म हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? इसकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज भी बताई जाएगी कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस। तो इसको नाम देते हैं सिस ब्यूटूइन, सिस ब्यूटूइन, इसको कहते हैं ट्रांस ब्यूटूइन।
गया। Yes, sir. चलिए फिर